हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो। आई वेलकम यू ऑल टू अवर बिलव चैनल बिलव्ड एकेडमी। आज हम हमारे क्लास 9th के जो चैप्टर 3 है जिसका नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जो बचेंद्री पाल जी का एक बायोग्राफी के तौर पर भी देखा जाता है, उसके क्वेश्चन आंसर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे मौखिक प्रश्न यानी कि वाइवा क्वेश्चंस कह सकते हैं हम, जो कि 1 नंबर या 2 नंबर के लिए आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, और इनके जो आंसर्स है वो भी आपको 1 या 2 पंक्ति में या शब्द में देने होते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अग्रिम दल का नेतृत्व जो है वो प्रेमचंद जी कर रहे थे। तो प्रेमचंद कर रहा था या फिर कर रहे थे। फिर दूसरा प्रश्न है, लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? लेखिका को सागर माथा नाम अच्छा लगा क्योंकि सागर के पैर नदियाँ है, तो उसके सबसे ऊंची चोटी का माथा, उसके सबसे ऊंची चोटी उसका माथा है, और ये एक फूल की तरह दिखाई देते हैं जैसे माथा हो। तो लेखिका को सागर माथा नाम ये अच्छा लगा क्योंकि एक पहाड़ के अगर पैर के तौर पे हम नदियों को देखते हैं, तो उसकी जो चोटी है वो उसके माथा यानी सर, अगर आपको बांग्ला आता है या फिर कोई और लैंग्वेज आता है तो बहुत लैंग्वेज में माथा, सर को माथा कहा जाता है। तो वही है कि पहाड़ की चोटी में ये सफ़ेद कलर का, तो ये जैसे लग रहा है कि पहाड़ का सर है और नीचे उसकी नदियाँ बह रही है, तो वो पैर की तरह है। तो सर ऊपर हो गए, पैर नीचे हो गए, तो सागर माथा यानी सागर का माथा, सागर का सर, ऐसे लेखिका को ये नाम अच्छा लगा। लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? तो लेखिका को बड़े भारी बर्फ का बड़ा फूल, जिसको कि हम प्लूम भी बोलते हैं, पर्वत शिखर पर लहराता हुआ ध्वज जैसा लगा। तो एक बड़ा भारी बर्फ का एक बड़ा सा फूल, जो कि पर्वत के ऊपर लहरा रहा था और जिसको कि हम प्लूम भी कहते हैं, वो लेखिका को ध्वज जैसा, ध्वज यानी तिरंगा, तिरंगा जैसा लगा। फिर हमारा चौथा प्रश्न है, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने लोग घायल हुए? तो हिमस्खलन से एक ही मृत्यु हुई और 4 लोग घायल हुए। तो 1 लोगों की मृत्यु हुई और 4 लोग जो हैं घायल हुए। फिर क्या हुआ कि मृत्यु के अवसाद देकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? 5वीं प्रश्न है कि मृत्यु के अवसाद देकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? तो मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। तो कर्नल खुल्लर जी ने कहा कि एवरेस्ट जितना महान अगर आपको एक अभियान करना है, तो इस पर ऐसे बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, और कभी कभी मृत्यु को भी आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सहज भाव से स्वीकार कर लेना होगा। फिर छठा प्रश्न है, सहायक की मृत्यु कैसे हुई? तो जलवायु अनुकूल ना होने के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हुई। तो जो जहाँ पर वो लोग रह रहे थे, वहाँ पर जो वेदर था वो अनुकूल नहीं था, वो उनके मतलब रहने लायक नहीं था। तो उस वजह से जो जलवायु है, जो वेदर है, वो अनुकूल ना होने के कारण जो उनके रसोई सहायक यानी उनकी जो कुक थे, उनकी मृत्यु हो गई। फिर 7वां प्रश्न है, कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया था? तो कैंप 4 जो है वो 29 अप्रैल 1984 को 7,900 मीटर पर साउथ कोल में लगाया गया था। तो 29 अप्रैल 1984 को 7,900 मीटर के ऊपर 900 मीटर पर साउथ कोल में लगाया गया था कैंप 4। फिर 8वां प्रश्न हमारा है कि लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? तो जो हमारी लेखिका है बचेंद्री पाल जी, वो बहुत ही विनम्र है, बहुत ही हम्बल है। तो उन्होंने अपनी परिचय शेरपा कुली को एक नौसिखिया के तौर पर दिया। नौसिखिया यानी अगर आप लोगों ने इंग्लिश में ये टर्म सुना होगा, न्यूबीस, न्यूबी, या फिर मतलब एक इंसान जो किसी भी प्रोफेशन में या फिर कहीं भी नया है, तो उसको हम नौसिखिया या फिर न्यूबीस कहते हैं।
तो लेखिका ने शेरबा कुली को अपना परिचय ये कहकर दिया कि वह बिल्कुल ही नौसिखिया है और एवरेस्ट उसका पहला अभियान है। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि लेखिका हमारी कितनी हम्बल, कितनी नम्र थी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? तो जब वो पर्वत आरोहण कर लिया है उन्होंने, जब वो चोटी पर पहुंची, तो कर्नल खुल्लर जी ने उनको किन शब्दों में बधाई दी? तो कर्नल खुल्लर जी ने उन्हें इन शब्दों में बधाई दिया कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में जाओगी जो तुम्हें अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। तो कर्नल खुल्लर जी ने लेखिका को कहा कि तुम्हारे इस जीत पर और तुम्हारी इस अनूठी जो उपलब्धि तुमने हासिल की है, उस पर मैं तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा और हमारे इस पूरे भारत देश को तुम पर गर्व है, बहुत प्राउड फील करेंगे। और अब तुम एक ऐसे संसार में, एक ऐसे जगह में, ऐसे देश में वापस जाओगे जो जैसा तुम पीछे छोड़ के आई थी उससे बिल्कुल ही अलग होगा। क्योंकि जब वो पर्वत आरोहण के लिए गई थी तब वो बस एक नॉर्मल लड़की थी, एक आम लड़की थी बचेंद्री नाम की। और जब उन्होंने पर्वत आरोहण कर लिया, एवरेस्ट के चोटी पर पहुंच गई, तब वो बन गई बचेंद्री पाल, भारत की पहली महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। फिर हमारे जो अगले तरीके के प्रश्न है वो है लिखित। ये आपके 2 या 3 नंबर के लिए आ सकते हैं एग्ज़ाम में, जिनके उत्तर थोड़ा सा आपको लंबा लिखना होगा, 5-6 लाइन का। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका भौचक्की रह गई। भौचक्की यानी जैसे हम क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत शॉक्ड ऐसे कह सकते हैं। वह एवरेस्ट लोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीले ढेरी मेरी नदी को निहारती रही। तो जब वो नज़दीक से एवरेस्ट को देखा तब उनको बहुत ही शॉक टाइप का लगा, बहुत ही उनको एक अचंभित टाइप का लगा, हम कह सकते हैं। बहुत ही वो भौचक्की रह गई और वह एवरेस्ट के लोत्से और नोत्से के ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली ढेरी मेरी नदी को निहारती रही। तो जब एवरेस्ट के ऊंचे से जो पहाड़, मतलब जो बर्फ़ थे, वो बर्फ़ गल के जो नदी की तरफ बह रही थी, वो उन नदी को निहारती रही। निहारना माने टकटकी लगाकर देखते रहना, माने एकदम से अगर आप देख रहे हो किसी की तरफ बिना पलक झपकाए तो हम उसको कहते हैं टकटकी लगाए देखना, उसको हम कहते हैं ताकना, फिर निहारना। ऐसे ये सब एक एक वो सिनोनिम्स हो गए हैं। फिर है कि डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारी दी? तो डॉक्टर मीनू मेहता ने ये बोला कि एल्युमिनियम सिरियों से अस्थायी पुलों का निर्माण। तो मीनू मेहता जी ने उनको कहा, पहली जो जानकारी दी वो थी कि एल्युमिनियम सीरियों से अस्थायी पुलों का निर्माण हो गया। अस्थायी पुल यानी ब्रिज, तो टेम्पररी ब्रिजेस का निर्माण हो गया एल्युमिनियम की सीरियों से। फिर उन्होंने दी कि लट्ठों और रस्सियों का उपयोग। फिर लट्ठों और रस्सियों का कैसे उपयोग करना है वो उन्होंने बताया। लट्ठों माने जो लाठी, स्टिक। फिर बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारी पर रस्सियों को बांधना। तो फिर उन्होंने बोला कि बर्फ़ की जो आड़ी तिरछी दीवारें होती हैं उस पर रस्सियों को कैसे बांध सकते हैं। और फिर उन्हें अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में जानकारी दी। अग्रिम दल यानी आगे जो दल पहुंच गए उन्होंने कैसे अभियान किया, उनके रास्ते में क्या क्या चीज़ें आई, उनके बारे में उन्होंने जानकारी दी। तो उन्होंने 5 चीज़ों की जानकारी दी। सबसे पहला है एल्युमिनियम सीरियों से अस्थायी पुलों का निर्माण। फिर था लट्ठों और रस्सियों का उपयोग। फिर बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों का बांधना। और फिर अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में जानकारी दी। यहाँ पे दाल लिखा है तो ये दाल नहीं, ये दल होगा। दल माने टीम, गलती से शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तो तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि वह एक पर्वतीय लड़की है, उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो हमारे जो तेनजिंग नोर्गे जी, उन्होंने लेखिका की तारीफ में कहा
कि ये तो एक है ही पर्वतीय लड़की, मतलब ये तो हिली गर्ल है ही और इसको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसको तो शायद पहले प्रयास में ही चोटी पर पहुंच जाना चाहिए। फिर हमारा चौथा प्रश्न है कि लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी। यह जब आप लोग मैंने ये पूरी कहानी को भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो अगर आप लोग उसको भी पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा आंसर को क्वेश्चंस को आंसर करना। तो लेखिका को अपने दल तथा जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी। तो लेखिका को जो है अपने दल, अपने टीम और जय और मीनू 2 लोग और हैं उनके साथ उनको चढ़ाई करनी थी, परंतु वे लोग पीछे रह गए। उनके पास भारी बोझ था और वे बिना ऑक्सीजन के आ रहे थे। तो उनका जो दल है और जो जय और मीनू है वो पीछे रह गए थे, क्योंकि उनके पास जो बोझ था वो काफ़ी भारी था और वो लोग बिना ऑक्सीजन के आ रहे थे। इस कारण उनकी गति कम हो गई थी। उनकी स्थिति देखकर लेखिका चिंतित थी। तो वो लोग पीछे रह गए थे, उनके पास ऑक्सीजन भी नहीं था, उनके पास जो बोझ था वो भी बहुत भारी था। तो ये देखकर लेखिका जो है वो काफ़ी चिंतित हो गई है। फिर हमारा 5वां प्रश्न है कि लोब्सांग ने ताबू का रास्ता कैसे साफ किया। तो लोब्सांग अपने सिस्क छुरी की सहायता से तंबू का रास्ता साफ किया, क्योंकि तंबू के रास्ते एक बड़ा बर्फ पिंड गिरने से हिमपुंज बन गया था और इससे कैंप नष्ट हो गया था। लेखिका भी उसमें दब गई थी, इसलिए लोब्सांग ने छुरी से बर्फ काट कर लेखिका को बाहर निकाला। तो लोब्सांग जी ने अपनी जो एक धरालू एक छुरी से, बहुत ही धार एक छुरी से तंबू का रास्ता साफ किया, क्योंकि वहाँ पर एक बर्फ़ का टुकड़ा आके गिर गया था और जिसके वजह से वहाँ हिमपुंज बन गया था और उनका जो कैंप था वो भी नष्ट हो गया था। और तो और हमारी जो लेखिका है बछेंद्री पाल जी, वो भी उसमें दब गई थी। तो लोब्सांग जी ने अपनी छुरी की मदद से बर्फ़ को काट कर लेखिका को भी बाहर निकाला और कैंप को भी साफ किया। फिर छठा प्रश्न है, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की। तो साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी करने के लिए खाना, कुकिंग गैस, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। दूसरे सदस्यों की मदद के लिए थर्मसों में जूस व गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। तो लेखिका ने अगले दिन की तैयारी के लिए सबसे पहले खाना, फिर कुकिंग गैस और फिर कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए और फिर उनके साथ जो बाकी और सदस्य थे उनके लिए उन्होंने जूस और चाय, गर्म चाय भरने के लिए वो नीचे जाने का सोची। तो यहाँ तक हमारे ख़त्म हो जाते हैं लिखित प्रश्न। फिर हमारे आते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए, यानी ये और बड़े प्रश्न हो गए जो आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर के लिए आते हैं, वो हो गए। काफ़ी ज़्यादा है वैसे देखा जाए तो, पर हम कोशिश करते हैं जल्द से जल्द ख़त्म करने की। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत करवाया। तो उपनेता जो प्रेमचंद जी थे उन्होंने किन किन स्थितियों से पूरे दल को अवगत करवाया। अवगत करवाना यानी अवेयर करवाना, टू मेक अवेयर ऑफ, अवेयरनेस फैलाना, अवेयरनेस फैलाना। उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल के सदस्यों को पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से अवगत करवाया। तो पहली जो बड़ी बाधा उनके रास्ते पे आने वाली थी वो था खुम्बू हिमपात। तो उपनेता प्रेमचंद जी ने सबसे पहले उनको उसके बारे में अवगत करवाया, उसके बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि उनके दल ने कैंप 600 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। फिर उन्होंने ये बताया कि उनका जो दल है उन्होंने एक कैंप जो 600 मीटर की है जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहाँ तक का रास्ता उन्होंने साफ कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि पुल बना दिया गया है, जो पुल है, जो ब्रिज है वो बना दिया गया है, रस्सियाँ बांध दी गई है तथा झंडियों से रास्तों को चिन्हित कर दिया गया है तथा
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुल भी बना दिए यानी ब्रिज बना दिए, फिर उन्होंने रस्सियाँ भी बांध दी और फिर उन्होंने झंडे गाड़ कर पूरे रास्ते में सिंबल देके गए यानी चिन्हित कर दिया रास्ते को। इसके साथ साथ बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। जायजा यानी तैयारी कर लिए गए हैं, जायजा ले लिया गया है यानी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने ये भी बताया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना जारी है। तो ग्लेशियर्स जो है वो बर्फ़ की नदी है और ऑफ कोर्स वहाँ बर्फ़ बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ बर्फ़ तो गिरना जारी हो गई, बर्फ़ तो गिरता ही रहेगा। यदि हिमपात अधिक हो गया तो अभी तक के सारे काम व्यर्थ हो सकते। तो अभी हिमपात यानी हिम वृष्टि वृष्टि अब लोगों को समझ आएगा नहीं, बारिश। तो बर्फ़ की जो बारिश होती है उसको हम कहते हैं हिमपात। तो अगर हिमपात ज़्यादा हो गए तो अभी तक उन्होंने जो भी काम किया वो सब वेस्ट होने वाला था। देखिए इसमें समझाने की कुछ है नहीं, इसीलिए मैं बस सवाल को पढ़ के फिर जवाब पढ़ के फिर आप लोग को बता रही हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन है जो आपको रिटेन करना, याद रखना है। कुछ समझाने लायक उतना कुछ है नहीं, बस आप इनमें से यही सीख सकते हैं कि हमारी जो लेखिका है बचेंद्री पाल जी वो कितनी हम्बल है, उनकी जो जीवन की कहानी है बस वही सीख सकते हैं। उनके जीवन से, उनके व्यक्तित्व के बारे में बस आप सीख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न, हिमपात किस तरह से होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आता है। तो हिमपात यानी बर्फ़ की जो बारिश होती है वो कैसे होती है, किस तरह से होती है और उससे क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरने को हिमपात कहा जाता है। बर्फ़ के खंड, खंड यानी टुकड़े, तो बर्फ़ के टुकड़े का अव्यवस्थित ढंग से गिरने को हम हिमपात कहते हैं। बर्फ़ की वृष्टि, बर्फ़ की बारिश। हिमपात बर्फ़ ग्लेशियर्स की नदी होती है। ग्लेशियर्स के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल मच जाती है। इससे बर्फ़ बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाया करती हैं। अन्य कारणों से भी अचानक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे धरातल पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बर्फ़ जब गिरते हैं तो ऑफ कोर्स बर्फ़ के टुकड़े जो बहुत भारी होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो जब धरती पे गिरते हैं, धरातल पर गिरते हैं, तो ऑफ कोर्स धराम से अगर कुछ भारी चीज़ गिरेगा तो वहाँ पे दरारें आएंगी। तो यही बात है। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है कि लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया है। तो जो लेखिका जिस तांबू में थी जहाँ पे वो दब गई थी, वहाँ पर जो बर्फ पिंड गिरा, बर्फ का जो टुकड़ा गिरा, उसका वर्णन उन्होंने कैसे किया। लेखिका रात 12:30 बजे अपने तंबू में गहरी नींद में सो रही थी। तभी एक सख्त चीज लेखिका के सिर के पिछले हिस्से से टकराई और वह जाग गई। तो रात के 12:30 बज रहे थे, लेखिका सो रही थी, फिर तभी अचानक से एक सख्त चीज उनके सर के पीछे की तरफ टकराई है। एक लंबा बर्फ लोथ से ग्लेशियर से टूटकर कैंप के ऊपर आ गिरा था। एक लंबा सा बर्फ का टुकड़ा ग्लेशियर से टूटकर, माने जो नदी है, बर्फ की जो नदी है वहाँ से टूटकर वो कैंप में आके गिर गया था। उनमें अनेक हिमखंडों का पुंज था। हिमखंड यानी और भी बर्फखंड उसमें जमा हुआ था। वह अत्यंत तेज गति के साथ और गर्जना के साथ गिरा था, इसलिए लेखिका के कैंप को नष्ट कर दिया। तो वो बहुत तेजी से और बहुत ही एक आवाज़ के गर्जन के साथ, गरजना जैसे हम कहते हैं चिल्लाना, बहुत बड़ी सी आवाज़, तो उस तरह से गिरी और उसने लेखिका के पूरे कैंप को नष्ट कर दिया। और इससे चोट सभी लोगों को लगी पर मृत्यु किसी की भी नहीं हुई थी। तो उससे चोट तो सबको लगी थी पर मौत नहीं हुई थी किसी की। फिर अगला प्रश्न है कि लेखिका को देखकर की हक्का बक्का क्यों रह गए। तो वहाँ पे लेखिका को देखकर की एक व्यक्ति का नाम है वो हक्का बक्का यानी शॉक्ड, वो क्यों रह गए। तो लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का रह गया था क्योंकि इन इतनी बर्फीले हवा में नीचे उतरना जोखिम भरा था। फिर भी लेखिका सबके लिए चाय और जूस लेने नीचे उतरी थी, तो उसे की से भी मिलना था और उसे की से भी मिलना था। तो एक तो बर्फ़ का इतना बड़ा जोखिम भरा एक रास्ता है, तो वहाँ पर रहना ही मुश्किल है और ऊपर से लेखिका ऊपर से नीचे भी आ रही थी बाकी ये सदस्य के लिए जूस और गर्म चाय लेके, और उनको की से भी मिलना था। तो ये देखकर जो की है वो हक्का बक्का रह गए थे कि इतनी मुश्किल में भी लड़कियाँ लेखिका सबके लिए चाय और जूस लेके नीचे आ रही थी। फिर पांचवा प्रश्न है कि एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कितने कैंप बनाए गए थे, उनका वर्णन कीजिए। तो एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए
जो टोटल वो 6 कैंप बनाए गए थे, जिसमें से जो पहला है वो है बेस कैंप, जो है मुख्य कैंप था, जो मेन कैंप था। फिर दूसरा था कैंप 1, ये कैंप 600 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया था। ये जो कैंप है वो 600 मीटर के ऊपर पर बनाया गया था और ये हिमपात के ठीक ऊपर था, इसमें सामान जमा करके रखा गया था। फिर कैंप 2 ये चढ़ाई के रास्ते में था, जो जब वो लोग चढ़ रहे थे तो वो रास्ते में बनाया गया था कैंप 2। फिर कैंप 3 ये लोत्से के बर्फीले सीधी ढलान पर लगाया गया था। लोत्से के बर्फीले सीधी ढलान पर लगाया गया था। ये रंगीन नायलॉन से बना था। यही लोत्से ग्लेशियर से टूटकर बर्फ पिंड कैंप पर आ गिरा था। तो ये लोत्से की बर्फीले सीधी ढलान माने लोत्से माने जो नदी था उसके साइड में बनाया गया था, तो वहीं से, और वो रंगीन नायलॉन से बनाया गया था और वहीं से जो बर्फ गिर के उनके कैंप पर आ गया था। फिर कैंप नंबर 4 था। फिर है कैंप नंबर 4, ये समुद्र तट के 7,900 मीटर की ऊंचाई पर था। ये समुद्र तट से 7,900 मीटर की ऊंचाई पर था। साउथ कुल स्थान पर लगने के कारण साउथ कुल कैंप कहलाया गया है। फिर है शिखर कैंप। शिखर कैंप जो है वो अंतिम कैंप था, सबसे लास्ट कैंप था और ये एवरेस्ट के ठीक नीचे था। ठीक है, ये एवरेस्ट के ठीक नीचे था। फिर हमारा जो छठा प्रश्न है वो ये है कि चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसे थी। तो जब वो लोग चढ़ाई कर रहे थे, एवरेस्ट की जो चोटी थी उसकी स्थिति, उसकी सिचुएशंस कैसे थे। जब लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तब वहाँ तेज हवा के कारण बर्फ उड़ रही थी। एवरेस्ट की चोटी शंकु के आकार की थी। शंकु यानी आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कोन, तो उस कोन के प्रकार के थी शंकु। हम इंग्लिश में उसको, इंग्लिश में नहीं सॉरी, मैथ्स में आप लोग पढ़ते होंगे कोन। तो जो एवरेस्ट की चोटी थी उसका आकार जो है वो शंकु की तरह था और वहाँ पर तेज़ हवा के कारण ऊपर बर्फ़ उड़ रहा था। वह इतनी भी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ खड़े हो सके। चारों ओर हज़ारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी। लेखिका के सामने सुरक्षा का प्रश्न था। वह फावरे से बर्फ़ की खुदाई की गई ताकि स्वयं को सुरक्षित कर स्थित किया जा सके। स्थित माने स्टेबल किया जा सके। तो वहाँ की सिचुएशन की, तो वहाँ बहुत हवा चल रहा था और हवा के कारण बर्फ़ उड़ रहे थे। एवरेस्ट की जो चोटी थी वो शंकु के आकार की थी और वहाँ इतनी भी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ में खड़े हो सके। तो उनके सामने अपने आप को सुरक्षा करना था, सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल था। तो उन्होंने फावरे से बर्फ़ की खुदाई करी ताकि वो लोग वहाँ पर रुक सके, खड़े हो सके। फिर हमारा 7वां प्रश्न है कि सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्र के किस कार्य से मिलता है। तो इस सवाल के जवाब को पढ़ने से पहले आप लोग पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेती। तो जब बचेंद्री अपने दल के सदस्यों के साथ साउथ कुल कैंप पहुंची तो केवल वह अपने लिए नहीं सोच रही थी बल्कि अपने दल के प्रत्येक सदस्य के लिए सोच रही थी। तो जब वो साउथ कुल कैंप पहुंची तब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने दल के प्रत्येक सदस्य के लिए सोच रही थी। लेखिका ने अपने साथियों के लिए जूस और चाय लेने के लिए तेज बर्फीले हवा में भी नीचे उतरकर जोखिम भरा काम किया। इस व्यवहार से कार्य में उनके सहयोग और सहायता की भावना का परिचय मिलता है। तो जब वो साउथ कुल कैंप पहुंचे तब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने सारे दल के सदस्य के लिए उन्होंने सोचा। फिर वो इतने बर्फीले हवा में भी, इतने जोखिम भरे स्थिति में भी नीचे जो रह गए थे सदस्य, उनके लिए वो जूस और चाय लेके गई। तो इससे उनकी जो सहायता और सहयोग की भावना है उसका परिचय हमें मिलता है और यही सीख हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। फिर हमारे जो अगला प्रश्न है वो है कि कुछ लाइन दी गई है, उनका आशय, उनका मीनिंग हमें बताना है। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय स्पष्ट करने में जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों और कभी कभी तो मृत्यु भी सहज भाव से स्वीकार
करनी चाहिए। तो इसका आशय क्या है? तो इसका आशय यह है कि ये कथन अभियान दल के नेता कर्नल खुल्लर का है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये कर्नल खुल्लर जी का है। तो ये जो स्टेटमेंट कर्नल खुल्लर जी ने दिया है, इसका मतलब ये बैठता है कि एवरेस्ट जैसी एक महान चढ़ाई करने के लिए उसमें बहुत सारे मुश्किलें आएंगी, बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत ख़तरे आएंगे, और कभी कभी तो हमें इतना जोखिम लेना पड़ जाएगा कि शायद हो सकता है किसी की मृत्यु भी हो जाए, और उसको भी हमें आराम से सहज भाव से स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो इन शब्दों का उल्लेख इन्होंने शेरपा को लेकर मृत्यु के समाचार के बाद कहा था। उन्होंने सदस्य के उत्साह वर्धन करते हुए अभियान के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को वास्तविकता से परिचित करना चाहा। एवरेस्ट की चढ़ाई कोई आसान काम नहीं है, ये जोखिम भरा अभियान होता है। यहाँ इतने खतरे हैं कि कभी मृत्यु भी हो सकता है, इसके लिए तैयार रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर हमारा जो दूसरा लाइन है वो है, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे गहरे चौड़े हिम बिदर में बदल जाने का ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोही और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। तो इस जो लाइन है इसका आशय ये है कि इस कथन का आशय ये है कि हिमपात के कारण बर्फ के खंडों के दबाव से कई बार धरती के धरातल पर दरार पड़ जाती है। ये दरार गहरी और चौड़ी होती चली जाती है और हिम बेदर में बदल जाती है। ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, और भी ज़्यादा ख़तरनाक बात तब होती है जब पता रहे कि पूर्व प्रयासों के बाद ये भयंकर हिमपात पर्वतारोहियों व कुलियों को परेशान करता रहेगा। तो ये है कि जो बर्फ़ के जो खंड होते हैं, बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं, वो बहुत भारी और बहुत सख्त होते हैं। तो वो जब कभी अचानक से दराम से नीचे धरातल पर गिरती हैं, तो वहाँ पे दरारें आ सकती हैं, और वो दरार ऑफ कोर्स वहाँ पानी बह रहा है, बर्फ़ बह रही है, तो वो हो सकता है दिखाई ना दे, तो वो एक खाई की तरह भी बन सकता है, तो लोग उसमें गिर सकते हैं। तो ये एक था चीज़। और ऊपर से एक और डरावनी चीज़ें थी कि चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, ऐसी मुश्किल स्थिति हमारे रास्ते में आती रहेंगी, और हो सकता है हमने जो भी काम करके रखा है, जो भी प्रयास हमने करके रखा है, वो सब व्यर्थ हो जाए, वो सब वेस्ट हो जाए। ये एक डरावना सोच था। फिर हमारा जो तीसरा लाइन है वो है कि बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ़ में दबा दी। आनंद के क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। तो लेखिका जब चोटी पर पहुंची तो उनके पास एक दुर्गा माँ की चित्र था। दुर्गा माँ के एक चित्र थे, एक फ़ोटो थी दुर्गा माँ की, और दूसरा उनके पास एक हनुमान चालीसा था। तो वो उन दोनों को लाल कपड़े में लपेट कर लाए थे, और वहाँ पर उन्होंने उनको माथे में टेका, थोड़ी सी पूजा अर्चना की, और उनको वहाँ पे बर्फ़ में दबा दिया। तो ये एक साइन था कि वो अपने कल्चर से, अपने संस्कृति से कितना लगाव उनको था, और उस खुशी के पल में उनको अपने माता पिता के ध्यान आया। तो लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर घुटने के बल बैठकर बर्फ पर अपना माथा लगाया और चुंबन किया। तो वो नी डाउन होके बैठी और बर्फ़ को उन्होंने चूमा। उसके बाद एक लाल कपड़े में माँ दुर्गा का चित्र और हनुमान चालीसा को लपेटा और छोटी सी पूजा करके बर्फ़ में दबा दिया। इस रोमांचक यात्रा की सफलता पर वह बहुत खुश थी, और उस खुशी के क्षणों में उनको अपनी माता पिता और घर वालों की याद आई। तो फिर है हमारे भाषा अध्ययन। ये कुछ ग्रामर पार्ट में आप लोगों को आएगा, तो यहाँ ये हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। वैसे काफ़ी लंबा वीडियो हो ही गया है। तो भाषा अध्ययन में जो सबसे पहला प्रश्न है वो है कि इस पाठ में प्रयोग निम्नलिखित शब्द की व्याख्या पाठ के संदर्भ देकर कीजिए, जैसे कि निहारा है, धसकना, खिसकना, सागर माथा, जायजा लेना, नौसिखिया।
तो ये जो कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका जो व्याख्या है, इनका जो भाव है, हमें जो हमारे पाठ में दिए गए कुछ शब्द है, इसके संदर्भ में, इसके कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ माने कॉन्टेक्स्ट में बताना है। तो सबसे पहला हमारा है निहारा है। ये पाठ एवरेस्ट की चोटी को बचेंद्री पाल ने निहारा है। तो ये पाठ एवरेस्ट की चोटी को बचेंद्री पाल ने निहारा है। तो एवरेस्ट की चोटी को बचेंद्री पाल जी ने निहारा है। निहारना माने टकटकी लगाकर, निहारना माने टकटकी लगाकर देखना। फिर दूसरा है धसकना या फिर खिसकना। ये दोनों शब्द हिमखंडों के गिरने के संदर्भ में आए हैं। तो ये दोनों जो शब्द हैं कि खिसक के गिर जाता है, धसक के गिर जाता है, ये हिमखंड यानी बर्फ़ के टुकड़े के गिरने के बारे में बताया गया है। फिर है जायजा लेना। जायजा लेना ये शब्द प्रेमचंद ने कैंप के परीक्षण निरीक्षण कर स्थिति के बारे में प्रयुक्त होते हुए कहा। तो जायजा जो शब्द है वो जब प्रेमचंद जी कैंप के परीक्षण कर रहे थे तब ये शब्द आया। फिर है नौसिखिया। तो बचेंद्री पाल जी ने जब तेंजिंग जी को अपना परिचय दिया तो इस शब्द का प्रयोग करके उन्होंने बताया कि मैं नौसिखिया हूँ। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो निम्नलिखित विराम चिन्ह माने क्या कहते हैं, जैसे डॉट हो गया है, कॉमा हो गया, कोलन, सेमीकोलन, ऐसे। अब विराम चिन्ह माने कहाँ पर रुकना चाहिए, इसका एक नाम है, खैर मुझे अभी याद आ नहीं रहा है। तो सबसे जो पहला है वो है कि उन्होंने कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो ये जो अभी मैंने पढ़ा, ये जो लाइन, इस पे ना कहीं पर कॉमा है, ना कहीं पर कुछ है, तो मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर कैसे बोलना है। तो इसका अगर हम सही विराम चिन्ह लगा कर बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे कि उन्होंने कहा तुम एक पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। फिर जो दूसरा है वो ये है कि क्या तुम भयभीत हो, क्या तुम भयभीत हो। तो ये जो है ये एक सवाल के तौर पर आएगा कि क्या तुम भयभीत हो, क्या तुम भयभीत हो माने क्या तुम डरे हुए हो, क्या तुम भयभीत हो, ये एक सवाल के तौर पर आएगा। फिर हमारा जो तीसरा है वो है तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री। तो ये भी एक सवाल है कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री, ऐसे करके। फिर हमारा जो तीसरा प्रश्न है कि नीचे दिए उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के युग्म का शब्द योग में निम्नलिखित शब्द युग्म का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण जैसे अभी दिखाई नहीं दे रहे मुझे उदाहरण, तो उदाहरण जैसे हमारे पास एक वॉकी टॉकी था। तो ऐसे जो तुकान मिलने वाले जो शब्द होते हैं जिनकी राइमिंग मिलती है, जैसे टेढ़ी मेढ़ी, गहरे चौड़े, आस पास, हक्का बक्का, इधर उधर, लंबे चौड़े, तो इन शब्दों का एक वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें सबसे पहली जो अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो हम ऐसे बोल सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी ये पगडंडी बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। फिर गहरे चौड़े को हम बोल सकते हैं वहाँ गहरे और चौड़े गड्ढे हैं। फिर आसपास को हम शब्द में प्रयोग करते हुए बोल सकते हैं गांव के आसपास खेत है। हक्का बक्का उसको वहाँ देखकर मैं हक्का बक्का रह गया, ये हो गया। फिर है इधर उधर को हम ऐसे बोल सकते इधर उधर की बातें बंद करो। फिर लंबे चौड़े, ये बहुत लंबे चौड़े मैदान है, या फिर सॉरी यहाँ बहुत लंबे चौड़े मैदान है। फिर है कि ये जो कुछ शब्द दिए गए हैं इनका हमें विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड्स हमें बताना है जो कि अनुकूल और प्रतिकूल हैं। जैसे अनुकूल का विपरीत शब्द अगर है, विपरीत माने विलोम शब्द, वो है प्रतिकूल। तो ठीक उसी तरह अगर हम नियमित देखेंगे तो नियमित का जो विलोम शब्द है वो है अनियमित। आरोही का विलोम शब्द है अवरोही। सुंदर का विलोम शब्द है असुंदर। विख्यात का विलोम शब्द है अविख्यात। और निश्चित का विलोम शब्द है अनिश्चित। ये हम सबको शायद आता है। और इसके बाद हम जो करने वाले हैं वो है अगर आप लोग कहें तो ऐसी जितनी भी ग्रामर की चीज़ें हैं जो आपके क्वेश्चंस में आते हैं, सॉरी क्वेश्चन पेपर में आते हैं एग्ज़ाम में, उनको मैं एक साथ इकट्ठा करके फिर उनको डिस्कस कर सकती हूँ। अगर आप लोग कहें तो कमेंट में बता सकते हैं।
तो निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग लगाइए। उपसर्ग माने एक सामने जो लगता है, जैसे जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया पुत्र, तो पुत्र के सामने अगर हम सु लगाएंगे तो वो हो जाएगा सुपुत्र। ठीक, जैसे अगर हम पुत्र की जगह पे अगर कन्या बोलेंगे, तो अगर किसी के कोई कन्या है उसके आगे अगर हम सु लगाएंगे तो वो हो जाएगी क्या, सुकन्या। तो ठीक इसी तरह सुपुत्र माने अच्छा, सु माने अच्छा, तो सुपुत्र माने अच्छा पुत्र, अच्छा लड़का, सुकन्या माने सु अच्छी लड़की। तो फिर हो गए जैसे बास, तो बास के सामने अगर हम कोई एक उपसर्ग लगाएंगे तो वो अगर प्र करके उपसर्ग लगाएंगे प्र, तो वो हो जाएगा प्रवास। वैसे खैर अभी प्रभास को आप लोग सब जानते हैं जो एक्टर हैं। फिर व्यवस्थित के सामने अगर हम अ लगाएंगे तो वो हो जाएगा अव्यवस्थित। कुल के सामने अगर हम प्रति लगाएंगे तो वो हो जाएगा प्रतिकूल। गति के सामने प्र लगाएंगे तो वो हो जाएगा प्रगति। तो दो है, दो में हमने प्र लगाया, एक है बास, बास के सामने प्र लगाया तो वो हुआ प्रभास, सॉरी प्रभास नहीं, प्रवास। फिर गति के सामने प्र लगाया तो वो हो गया प्रगति। फिर रोहन के सामने अगर हमने आ लगाया तो वो हो गया आरोहण। फिर रक्षित के सामने अगर हमने आ लगाया तो वो हो गया आरक्षित। वीडियो काफ़ी लंबा बनते जा रहा है, पर मैं चाह रही थी कि हम एक ही वीडियो में सारा कवर कर ले, और वैसे सारे सवाल सारे ग्रामर पार्ट एक ही वीडियो में कवर हो रहा है, इससे ज़्यादा अच्छी बात और कुछ है नहीं। तो फिर हमारा छठा प्रश्न है, निम्नलिखित क्रिया विशेषणों का उचित प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो निम्नलिखित क्रिया विशेषण, विशेषण माने किसी गुण या दोष को बताता है। जैसे अगर मैंने कहा अच्छी लड़की, तो लड़की के बारे में मैंने बताया, गुण बताया कि लड़की अच्छी है। फिर अगर हमने ये बताया कि गंदी लड़की, तो लड़की के बारे में मैंने बताया, पर वो ऐसा हो गया कि मैंने उसके दोष के बारे में बताया। वैसे वो मेरी छोटी बहन साइड में बैठ कर पढ़ रही है, तो जब मैंने गंदी लड़की बोला तो वो हंसने लगी, तो मुझे भी हंसी आ गई। तो जो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण माने चल रहा है, जो माने कैसे बोल सकते हैं, विशेषण जैसे अच्छी लड़की मैंने अगर बताया तो अच्छी एक विशेषण है। तो किसी के बारे में दोष गुण बताना विशेषण है। तो क्रिया विशेषण माने कुछ काम हो रहा है ऐसे टाइप के बारे में कुछ अगर बता रहा है। तो इस यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो है अगले दिन, कम समय में, कुछ देर बाद और सुबह तक। तो ये इनको अगर हम वो करें, इस्तेमाल करें, तो सबसे पहला हमारा जो रिक्त स्थान माने खाली घर, सॉरी बंगाली में ऐसे बोलते हैं खाली घर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहला मैं डैश ये कार्य कर लूँगा, तो मैं क्या कर लूँगा, मैं अगले दिन ये कार्य कर लूँगा। फिर है बादल घिरने के डैश ही वर्षा हो गई है, तो बादल घिरने के कुछ देर बाद ही वर्षा हो गई है। फिर है उसने बहुत डैश इतनी तरक्की कर ली, तो उसने बहुत कम समय में इतनी तरक्की कर ली। फिर है नाटगेसा को डैश गाँव जाना था, तो नाटगेसा को सुबह तक गाँव जाना था। तो दैट्स इट। कुल मिला के 38 मिनट का ये वीडियो बना है। मैंने एक बार बीच में पानी भी पिया, क्योंकि मुश्किल हो रहा था इतना लगातार बात करना। मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका टर्म 1 का 9th का सिलेबस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब हम टर्म 2 की सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और साथ के साथ अगर आपकी 10th में और 8th 6th 7th में कोई भाई बहन है, सीनियर जूनियर है, आप उनको भी ये चैनल रिकमेंड कीजिए। मैं उनकी भी वीडियोस डालती रहूँगी। सो दैट्स इट। कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करना। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम उस चैनल पर हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ के साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।